जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है तो भाइयों लोन होंगे माफ़। किस प्रकार होंगे भाइयों? एक नोटिस और आपका लोन माफ़। वो किस प्रकार होगा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस वीडियो को भाइयों अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला। नहीं तो आप इस वीडियो को चूक जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में जो लोग फंसे हुए हैं लोन के ट्रैप में और जो इसमें मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसे हैं, आज उनके लिए वीडियो बनाई गई है। जितने भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भाई अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। जितना हो सके उन लोगों को शेयर करना जो इस समय लोन के ट्रैप में दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं लेकिन उसको यूट्यूब के बारे में नहीं पता और हमारे चैनल के बारे में नहीं पता। उन तक ये वीडियो को पहुंचाना। और भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आप हमसे संपर्क कर सकें और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ सकें। कमेंट में अपने शहर का नाम बताना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत से जगह गाँव में, शहरों में बहुत सी जगह रिकवरी वाले पहुँच रहे हैं। तो भाइयों अब आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल बुकिंग करवाकर आप मुझसे अपने ललित भाई से बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर कॉल बुकिंग के माध्यम से। भाइयों ये 20 लाख का मैटर क्या है? सबसे पहले तो 20 लाख का मैटर समझ लेते हैं। 20 लाख का मैटर ये है, अगर आपके मल्टीपल लोन हैं। मल्टीपल लोन का मतलब आपने एक नहीं, आपने कम से कम 8, 10, 15 बैंकों से लोन ले रखा है, वो भी एनबीएफसी कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड कौन से? जो कि आपने सिविल के बेस पर आपने लोन ले रखे हैं, वो सारे के सारे आपके अनसिक्योर्ड लोन है। सिंगल लोन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, आपको मल्टीपल लोन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत से मल्टीपल लोन जो कि आपने किस वजह से किए? एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, या फिर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने घर के खर्चे को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे भी आप कह लो, अपनी खुद की पूर्ति करने के लिए आपने लोन लिया। और वो एक नहीं, आपने बहुत सारे बना लिए लोन। वो कम से कम आपके 10, 12, 15 लोन हो गए और साथ में आपके क्रेडिट कार्ड भी हो गए। क्रेडिट कार्ड किस प्रकार के? भाइयों सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो भाइयों अगर उसकी मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आपका ब्याज में जा रहा है। जो पैसा ब्याज में जाएगा भाइयों, वो आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला, सारा का सारा पैसा जो है ब्याज में जाएगा। अब आपको इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है? सबसे पहले तो आप लोग सुनिए भाइयों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड को भाइयों उस प्रकार यूज़ करें जिसमें आपको ज़रूरत हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, आप अपने घर के खर्चों के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत करें। सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया कीजिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमें बताया हमारा 90,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड था, हमने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। एक नहीं थे, कम से कम 10 कार्ड थे। किसी में 90,000 है, किसी में 80,000 है, किसी में 50,000 है, किसी में 40,000 है, किसी में 70,000 है। ऐसे करके तमाम लिमिट है, पूरी की पूरी खत्म कर रखी है। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इन लिमिट को इस प्रकार खत्म मत करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है, इमरजेंसी है, तभी आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें, चाहे वो कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और ये एनबीएफसी है वो भी बहुत बड़ा ट्रैप है, जो कि आपको एक बुरे से बुरे जाल में फंसा देगा। वो किस प्रकार फंसाएगा? सबसे पहले इनके ब्याज, जो ब्याज लगते हैं भाइयों आपको बता देते हैं। इसमें 30 से लेकर 40% तक ब्याज, जो अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो आपका 30 से 40% ब्याज लगता है। अगर आपने एक किस्त भी बाउंस कर दी तो भाइयों ब्याज वो बढ़कर 60 भी हो जाता है, 70 भी हो जाता है, और कहीं कहीं जगह 100% भी ब्याज हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा तरीके से, एक एक वर्ड जो है बहुत कीमती है। आपको सब कुछ समझना चाहिए भाइयों। अगर आप पहले ही दिन किसी भी किस्त की ईएमआई बाउंस कर देते हैं, या तो किसी की जॉब में लॉस, बिजनेस में लॉस, या फिर किसी के घर पे कोई बीमार है, वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो गया, तो भाइयों इस प्रकार बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन अब इन खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब आपने बहुत सारी जगह से लोन ले लिया। अब वो खर्चे तो बढ़ गए, लेकिन इसमें लोन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जॉब चली गई, अब बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से आपका कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब आपके साथ कंडीशन ऐसी बन गई, अब आपको ये दिमाग में एक डर सता रहा है कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ। एक टाइम था मैं कहीं लाखों रुपए का काम कर रहा था, कहीं हज़ारों रुपए का काम कर रहा था, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर ये पहाड़ आके टूट पड़ा। जो ये पहाड़ है भाइयों, ये किस प्रकार का पहाड़ है, मैं आपको इसमें पूरा समझा देता हूँ। ये पहाड़ किस प्रकार का पहाड़ है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हर किसी कहीं से जानकारी मिलती है कि लोग किस किस प्रकार परेशान हो रहे हैं।
उनके दिमाग में एक टेंशन रह जाना कि भैया मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, मेरे मेरे को जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा, ये भैया मेरे घर के सामान की जब्ती तो नहीं हो जाएगी, या और कोई कुर्की तो नहीं लग जाएगी। तो तमाम तरीके से लोगों के साथ जो कंडीशन बनी हुई है ना, तो इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, लोग इस प्रकार अपने टेंशन में आकर बहुत से लोग अपने जीवन लीला तक समाप्त कर रहे हैं। तो भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने लोन ले रखा है अपनी फाइनेंशियल, आपका जब फाइनेंशियल अच्छा था, आपकी एक टाइम से आप 5 साल से अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आपने उसकी टाइम टू टाइम किस्त भरी है A to Z। ये सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 6 महीने से आपने किस्त भरी नहीं है, आपकी कंडीशन खराब हो गई है, या 6 महीने से नहीं भरी, या 3 महीने से भरी, या फिर कुछ भी समय इतना बीत चुका है कि आप उनकी भर ही नहीं पा रहे हो। आपके पास तमाम तरीके से रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। और ये करते किस प्रकार परेशान है, पहले तो ये बता देते हैं आपको। कई लोग नए नए जुड़ रहे होंगे तो उनको भी बताना जरूरी है किस प्रकार परेशान करते हैं। भाई अगर आपने किसी भी लोन का डिफॉल्ट कर दिया, पहला दिन, अभी एक दिन भी नहीं बीतेगा आपका, उसी दिन से आपके पास रेगुलर कॉल्स आनी शुरू। पहले करेंगे कंप्यूटर से कॉल, कंप्यूटराइज कॉल होंगी। कंप्यूटराइज कॉल में आपको समझाया जाएगा कि सर आप कंप्लीट कर दीजिए इसकी पेमेंट, ये वो। इसमें से आपको बता दें 70% 80% बंदा पेमेंट कर देता है, क्योंकि उनको पता है हमने अपना सिविल ठीक रखना है। वो 80% बंदा उसमें पेमेंट कर देता है, लेकिन उसमें से 20% बंदा डिफॉल्ट निकल जाता है। बिजनेस में लॉस, या फिर जॉब, या फिर किसी के बीमार हो जाना, तमाम तरीके से बहुत से लोग हैं जुआ वगैरह खेलते हैं। भाइयों जुआ वगैरह मत खेला करो, बहुत ही गलत चीज़ है, इस चीज़ में आप बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है, तो भाइयों ये आपको सिर्फ वो कर्जा बढ़ाने के लिए जुआ होता है। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, जुआ आपका सिर्फ और सिर्फ कर्जा चढ़ाने के लिए। जुआ आज तक किसी का ना हुआ, हमेशा याद रखना, ठीक है ना भाइयों। अब आपके साथ दिक्कत परेशानी क्या बनने वाली है? सबसे पहले आपके पास दिन भर में इतनी कॉल्स, 50-100 कॉल्स, ऐसी कॉल्स आएंगी भैया, इतनी कॉल्स अगर आप मीटिंग में बैठे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो, तो बीच बीच में कॉल्स बजेंगी, लेकिन आपसे फ़ोन इतने ज़्यादा उठाए नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपके पास इतने फ़ोन बजेंगे, आप खाना भी खा रहे होंगे तब भी फ़ोन बज रहा होगा। अगर आप किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे होंगे, पीछे से भी कॉल उनकी आ रही होगी, तो तमाम तरीके से इनकी परेशानी चालू हो जाती है। किस प्रकार आपको समझा दिया, लेकिन अब इससे आपको बाहर निकलना है इस परेशानी से। सबसे पहले अपने फ़ोन की परेशानी से बाहर निकलो कि भैया फ़ोन वगैरह तो इनके ना आए, क्योंकि फ़ोन वगैरह आएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा हरासमेंट फील करते हैं, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से ये होता है कि यार मैंने क्यों करा, मेरे साथ इतनी कॉल्स आ रही है, बदतमीजी करते हैं ये वो। सबसे पहले आप इनके फ़ोन कॉल उठाना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप इनके फ़ोन कॉल नहीं उठाओगे तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता। फ़ोन ना उठाने पर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, क्योंकि फ़ोन आपका है, आप उठाओ या ना उठाओ, लेकिन आपकी जवाबदारी देनी बनती है बैंक को। ठीक है, चलो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा, हमने बैंक को किस प्रकार बताना है। उसके बाद भाइयों कुछ कंपनियों की ऐसी कंपनियां भाइयों 3 दिन के अंदर रिकवरी एजेंट, 7 दिन के अंदर रिकवरी एजेंट, 21 दिन के अंदर रिकवरी एजेंट घर पर पहुंच रहे हैं। किस बिहाफ पर कि आपका ये ECS बाउंस हो गई है, आप इसको क्लियर कर दो, हम इसमें से पेनल्टी वगैरह रिमूव करवा देंगे। हाँ, बहुत से लोग कर देते हैं, अपनी पेनल्टी रिमूव करवाने के लिए कर देते हैं, लेकिन पेनल्टी वो लग चुकी है। आप ये मत सोचना कि वो पेनल्टी रिमूव हो जाएगी, पेनल्टी रिमूव नहीं करते वो कभी भी, क्योंकि बाउंस हो चुकी है। तो भाइयों दोनों तरफ से बाउंस होती है ना, तो पेनल्टी रिमूव नहीं करते वो लोग। चलो ठीक है, लेकिन अब आप कहते हो कि मेरे को अपना सिविल सुधारना है, तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। अगर नहीं है तो अब इससे कैसे निपटना है? अब तो रिकवरी वाले तो लगातार मेरे घर पर आएंगे, मैं करूँ तो करूँ क्या? आपके मन में सवाल है। अब इस समय तो मेरी कंडीशन खराब है, मैं आगे कैसे करूँगा? उसके बाद आपके साथ जो दिक्कत परेशानी बनती है रिकवरी वालों की, वो आप लोगों के साथ आएंगे। आपको सवेरे 8 बजे के बाद आना शुरू करते हैं, और शाम को 7 बजे से 7 बजे तक ये लोग रिकवरी वाला आपके घर पर आ सकते हैं किसी भी बैंक के। देखो क्रेडिट कार्ड के अधिकतर आएंगे, गांव हो शहर हो, क्रेडिट कार्ड के पहुंच जाते हैं। अगर आपका 50-60 हज़ार से ऊपर गाँव में पहुंच जाएंगे। शहर में अगर आपका 10,000 15,000 का भी होगा वो तब भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि शहर में बहुत सारी एजेंसियां भी हैं, बहुत सारे बैंक भी हैं, तो वहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको इनसे निपटना कैसे है? अब आपको समझ ही नहीं आ रही है। एक तो पहले प्रेशर इतना हुआ पड़ा दिमाग में कि भैया अब तो मेरे से भरा तो जान रहा, मैं प्रेशर से कैसे बाहर निकलूं? जो प्रेशर है माइंड के अंदर इस समय इतना बुरी तरह से हमारे को टॉर्चर कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपने पहले कभी ये फेस ही नहीं किया होता। ये आपने नई नई चीज़ देखी है कि अरे यार ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ, या यार काश मैं लोन लेता ही ना उस समय, ये दिक्कत बननी थी। तो देखो भाई, अगर रिकवरी वाला अगर आपके घर पर आ रहा है, उसके पास सबसे पहले DRA का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। DRA का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट। उसके पास एजेंटी का अपना सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर उसमें एजेंटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाइयों वो एक रिकवरी एजेंट नहीं है, वो सिर्फ थर्ड पार्टी का भेजा हुआ एक ठुल्ला है। आप समझने की कोशिश करना, मैंने ठुल्ला वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो है ही नहीं। और भाई उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि आपका किस बैंक से लोन है। चलो बैंक का नाम उनको पता होगा, लेकिन उनको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता होगा। आपकी EMI के बारे में पता होगा उसको,
और दूसरा आपको उसको आपके बैंक के बारे में पता होगा, तीसरा उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ वो किस्त निकालनी है, कैसे भी करके निकालनी है। तो भाइयों नहीं है, साफ मना कर दो, अभी पैसा नहीं है मेरे पास, जब होगा दूंगा। वो आपकी कोई फोटो खींच के जा रहे हैं तो आप लोग डर जाते हो, मेरी फोटो खींच के जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो भाइयों आप उनको लिख कर भी दे सकते हो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब होगा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो बदतमीजी वगैरह करें, गाली गलौज करें, तो भैया 112 डायल करें, उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करें, 112 डायल करें। अपने आपके मान सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो उनको आप पुलिस के हवाले भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि भाई अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी स्थिति इतनी बुरी होगी कि आप किसी का सहारा भी नहीं ले सकते। नहीं, आप आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आप इनका सहारा ले सकते हो। आरबीआई की गाइडलाइन हमेशा यही कहती है, अगर आपकी स्थिति बुरी है तो बैंक तक बात को पहुंचाएं, ठीक है, बैंक तक बात को पहुंचानी है। उसके बाद क्या होता है, मैंने इस वीडियो के वो भी बता रखा है आपको, एक नोटिस के सारे जो लोन होंगे माफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब बैंक क्या करता है, आपके पास तमाम तरीके के नोटिस भेजना शुरू कर देता है। नोटिस किस प्रकार के, पहला नोटिस आता है आपको रिकॉल का नोटिस। उस समय लोग ना डर जाते हैं, अरे मेरे पास नोटिस आना शुरू हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नोटिस आ गया मेरे साथ, कोर्ट से नोटिस आ गया। भाइयों वो वकील का नोटिस है, सबसे पहले सुन लीजिए, वो रिकॉल नोटिस है। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है आपको रिमाइंड करवाना, आपको बैंक याद दिलवा रहा है एडवोकेट के माध्यम से कि हमारी पेमेंट क्लियर करवा दो। इसके अलावा और कुछ नहीं है, रिमाइंडर नोटिस का मतलब यही होता है। उसके बाद बैंक कहता है, बैंक भेजता है उसके बाद डिमांड नोटिस। पहला रिकॉल नोटिस 2 महीने में आता है, तीसरा जो डिमांड नोटिस आता है वो जो बैंक की तरफ से आता है, वो सॉरी डिमांड नोटिस आता है। डिमांड नोटिस का मतलब यह है, बैंक कहता है हमारा पूरा का पूरा पैसा हमें वापसी करो, पूरा का पूरा पैसा वापस करो, नहीं तो हम आपके साथ ये आपके केस कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे वो। तो वो तीसरे महीने में आपके पास डिमांड नोटिस आता है। डिमांड नोटिस में अगर आपके पास नहीं है तो भाई डिमांड नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाएं, ठीक है। पहले आपको रिकॉल नोटिस का अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपको फिर डिमांड नोटिस का जवाब देने की अगर इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही प्रायर नोटिस बैंक को भेज दी है, ठीक है। अब उसके बाद आपके साथ क्या दिक्कत आती है, आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में लोगों को एक बहुत बड़ा ड्रावा दे रखा है कि आर्बिट्रेशन अगर आपकी होगी तो आपके घर के सामान की जब्ती कर लेंगे, आपका टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ अटैच कर लेंगे। भाइयों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 20 लाख से कम जो लोन है ना, 20 लाख से कम लोन पे कभी भी डीआरटी लागू नहीं होती। डीआरटी का मतलब डेब्ट रिकवरी टर्मिनल। बैंक आपके किसी भी घर के सामान की जब्ती नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक सिंगल लोन 20 लाख से ऊपर है तो उसमें अटैच हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल लोन हैं और आप ये सोच रहे हो पता नहीं ये क्या होगा मेरे से, अगर आपके नाम से कोई सामान ही नहीं होगा तो बैंक अटैच कैसे करेगा। और 20 लाख से कम पे तो वैसे भी डीआरटी लगती नहीं है। डीआरटी का मतलब आपको समझा दिया, डेब्ट रिकवरी टर्मिनल, उसमें नहीं लगती। लेकिन लोगों को एक चीज डरा रहे हैं रिकवरी वाले, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो डीआरटी लग जाएगी, आपके घर का सामान जब्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाइयों ये अपने अधिकार समझ लो। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो डीआरटी का मतलब क्या होता है और कितने लाख पर लगती है, तब उनसे बातचीत कीजिए। भाई आपको खुद को पता होना चाहिए आपके अधिकार क्या कहते हैं। आपकी कंडीशन ही तो बुरी है ना इस समय। ये तो नहीं है कि आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड वो लोग करते हैं जो जानबूझकर फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करने का मतलब एकदम से पैसा निकलवा लिया और देना ही बंद कर दिया, और बैंक में खाते में पैसा पड़ा है, दूसरे बैंक में पैसा पड़ा है और इस बैंक से उनको दे नहीं रहा, तो वो फ्रॉड है। तो उसके ऊपर केस होता है, उसके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन आप लोग ये ना सोचो कि आपके ऊपर भी कोई केस हो जाएगा। अब आपको इस चीज़ों से सबसे बाहर कैसे निकलना है। अब आपने आर्बिट्रेशन आ रही है तो आर्बिट्रेशन पे आपको ऑब्जेक्शन लगवानी है। अब मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ कि अब इस चीज़ों से आपको बाहर कैसे निकलना है। पहला तरीका ये है, सबसे पहले बैंक को अगर आपने नया डिफॉल्ट किया है, अभी आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, या तो आपको लग रहा है मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, 15 तारीख की मेरी पेमेंट है, तो बैंक को सबसे पहले प्रायर नोटिस भेजे। प्रायर नोटिस जाएगा, आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले भेजना होगा बैंक को, ताकि बैंक तक वो आपकी कॉपी पहुंच सके, जो कि एडवोकेट के माध्यम से जाती है। अगर आपके पास कोई एडवोकेट मौजूद नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं एडवोकेट कहाँ से करूंगा, लेकिन एडवोकेट के माध्यम से अगर प्रायर नोटिस भेजते हैं ना भाइयों, तो उसके अंदर आपको जवाबदारी बैंक को देनी बनती है। बैंक किस प्रकार जवाब देता है आपको, बैंक आपको साफ बोल देता है कि हाँ भैया हम आपको समय दे देते हैं, या फिर बैंक कहता है कि अभी हम आपको समय नहीं दे सकते। लेकिन वो प्रायर नोटिस जो एडवोकेट के माध्यम से भेजा गया वो एक प्रूफ बन गया आपके लिए। इन फ्यूचर अगर बैंक ईसीएस का केस भी करना चाहे तो फिर आपके वो प्रूफ होता है, वो प्रूफ आपके इन फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। अब उसके बाद अब आपने तो दो महीने हो गए आपने डिफॉल्ट कर रखा है। अब आप ये सोच रहे हो मैं तो 2 महीने से डिफॉल्ट कर रखा, मेरे पास पैसा तो कहीं से आ रहा, मैं सेटलमेंट भी कैसे करवाऊं। दबाव आ रहा है कि तीसरे महीने में आपको दबाव आना शुरू हो गया, सेटलमेंट करवा लो, कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो क्या करूं। बैंक को नोटिस भेजा जाता है वकील के माध्यम से, वो नोटिस अलग होता है। प्रायर नोटिस पहले भेजा जाता है, उसके बाद दूसरे तरीके के नोटिस भेजे जाते हैं कि इसको अभी समय चाहिए, हमारे क्लाइंट को भी, हमारे क्लाइंट के पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा पे कर देगा, ठीक है। बैंक समय दे
या नहीं दे रहा, कोई इसमें आपको मैटर नहीं करता, लेकिन आपको बैंक तक जानकारी देनी बहुत जरूरी होती है, जिसको बोलते हैं नोटिस भेजना। मैंने आपको जो लिखा ना नोटिस, एक नोटिस से लोन माफ, वो किस प्रकार। अब उसके बाद जो नोटिस भेजेंगे उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपको बहुत तरीके से सेटलमेंट की ऑफर देना शुरू कर देगा। तो सेटलमेंट की शुरुआत होती है 92 डेज के बाद, जब आपका अकाउंट एनपी में चला जाता है, उसके बाद सेटलमेंट के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े ऑफर आते हैं आपके पास कि पहले आपको 80% का, फिर 70% का, 60%, 50%, जितना लंबा होता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा केस, उतनी सेटलमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। जब आपकी फाइनेंशियल की डेथ हो ही गई है, आपको पता है मैं आगे ना मेरे को लोन मिलना आगे, तो भाइयों फिर सेटलमेंट भी अच्छे रेट पर ही लेना, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब ही लोन माफ होता है। सेटलमेंट, क्योंकि देखो जिसने पैसा लिया वो तो लेके रहेगा, लेकिन सेटलमेंट एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि भैया अगर आपका 10 लाख का लोन, 20 लाख का लोन है, मल्टीपल हुए पड़े हैं, तो आपका 2 लाख 3 लाख में भी आपका जो है, 2 लाख तो नहीं 10% होता है, 2 लाख भी, अगर 4 लाख रुपए में भी आपका लोन सेटल हो जाता है, तो आप इतना जो घबरा रहे थे, अगर आपको 1 साल का समय चाहिए या 6 महीने का समय चाहिए, तो बैंक को बताओ, अपनी तरफ से कभी भी ढील ना बरतो, क्योंकि बैंक अपने जो है तरीके से अपने केस को मजबूत करता है आपको नोटिस भेजकर, लेकिन आप उसमें हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ जो होगा देखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोटिस का सहारा हमेशा लेना, क्योंकि नोटिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे आने वाले समय पर आपका ईसीएस को भी और बहुत सारी चीज़ों को बचा सकती है। आर्बिट्रेशन को भी हमेशा ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं अगर आप आर्बिट्रेशन में मौजूद नहीं हो रहे, नहीं तो आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास करके आपके सैलरी अकाउंट को भी अटैच कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।